हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, और पीछे के सीजन में हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 3 क्लास को डिस्कस करा भी था, जहाँ पे हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री पोर्शन को देख रहे थे। मेरे मित्र, क्लास 9th के केमिस्ट्री पोर्शन का आज ये आपका लास्ट सेशन होगा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे परमाणु संरचना से संबंधित एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू की। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण को सही प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है 381, दूसरा ऑप्शन है 282, तीसरा ऑप्शन है 183 और चौथा ऑप्शन है आपका 822। मेरे मित्र, क्वेश्चन ये करा जा रहा है आपसे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, एक्चुअल में हम लोग इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में ये चीज रखेंगे कि इसी को हम लोग हिंदी में एक और नाम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जानते हैं, यानी कि इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। क्या होता है सर? किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के अलग अलग कक्षा में एक, मतलब कह सकते हो कि क्रमबद्ध तरीका से व्यवस्थित करने का प्रोसेस होता है, वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मतलब क्या कि मान लीजिए कि ये आपका कोई परमाणु है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच में एक नाभिक होगा, और नाभिक के चारों ओर क्या होगा? तो सर वृत्ताकार मार्ग होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और मेरे मित्र, नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? तो इस तरह के बहुत सारे वृत्ताकार मार्ग होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। जबकि किसी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मतलब किसी परमाणु के अंदर उसके अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहते हैं। बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये चला जी दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, या इसका जो निकालने का तरीका होता है वो दो होता है। पहला तो ये कि आप जो है परमाणु में उपस्थित कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। पहला किस आधार पर? तो सर कक्षा के आधार पर। अब मान लीजिए कि ये आपका चारों ओर का कक्षा है, ये वाला। अब ये नाभिक से जो सटा हुआ कक्षा है उसको पहला कक्षा, उसके बाद का कक्षा दूसरा, और उसके बाद का कक्षा तीसरा कक्षा कहलाता है। अगर और होगी तो वो चौथा कक्षा कहलाएगा। तो पहला हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कक्षा आधार पर निकालते हैं, जिसको हम लोग सेल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में दूसरे नाम में ऑर्बिटल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। और दूसरा होता है हमारा उपकक्षा के आधार पर। दूसरा क्या होता है? उपकक्षा के आधार पर। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी, हम लोग कैसे समझेंगे कि उपकक्षा के आधार पे है या कक्षा के आधार पे है? तो मेरे मित्र, अगर किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में SPDF की चर्चा रहे तो आप समझ जाना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उपकक्षा आधार पर है, और अगर SPDF की चर्चा न रहे तो आप समझ जाना वो कक्षा आधारित है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन से बेस पे हैं? आप कहेंगे गुरुजी कक्षा आधारित है। किस बेस पे है? कक्षा आधारित। अब मेरे मित्र, एक बहुत ही बेसिक सा चीज आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करेंगे किसी भी परमाणु का, वो किस पे निकलेगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, सर परमाणु संख्या के आधार पर निकलेगा। क्यों भाई? तो आप सभी आगे पढ़ेंगे भी कि परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि सर किसी भी परमाणु की जितनी परमाणु संख्या होती है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। बात किसकी की जा रही है? मैग्नीशियम की। अगर अन्य परमाणु की भी चर्चा की जाती तो हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। बस एक रूल आपको ये याद रख लेना है कि किसी परमाणु की किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम किसी परमाणु के एक कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2n² हो जाएगा। जहां पे n क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कक्षा संख्या। n क्या है? कक्षा संख्या।
मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारा n इक्वल टू 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान में रखेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। अगर हमारा n इक्वल टू 2 है यानी कि कक्षा संख्या 2 है तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन वो कितना होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगर हमारा कक्षा संख्या 3 है तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, तो सर 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 3 9 दूना 18, आप कहेंगे सर 18 हो जाएगा। तो ये चीज आप सभी समझ गए होंगे कि जो हम लोग किसी भी परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2n स्क्वायर होगा। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी परमाणु का जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग फिल करते हैं तो कैसे, हम मैग्नीशियम की बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है, और ये समझ लेंगे तो आगे के कोई और भी परमाणु होंगे हम उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप कहेंगे गुरुजी 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। और ध्यान में रखिएगा कि ये मान लेते हैं हमारा मैग्नीशियम का परमाणु है और ये उसका नाभिक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर नाभिक से सटा हुआ कक्षा है तो ये पहला कक्षा होगा, और इसके बाद अगर हम लोग एक और कक्षा ड्रॉ करें तो आप कहेंगे सर दूसरा कक्षा हो जाएगा और ये तीसरा कक्षा हो जाएगा। हम चौथा कक्षा भी ले सकते हैं, पांचवा कक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम लोग इसमें पहले क्या करते हैं, सर इलेक्ट्रॉन को फील करके देख लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन भरता है या नहीं भरता है। ध्यान में रखिएगा कि नाभिक से सटा हुआ जो कक्षा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप कहेंगे सर अभी तो आपने जस्ट बताया कि अगर कक्षा संख्या 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 2 रहेगा, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है हमारा, आप कहेंगे गुरुजी 12 ही होगा। तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, आप कहिएगा सर जी 2 जाएगा, और दूसरे में कितना जाएगा, तो आप कहेंगे सर दूसरा कक्षा में सर इलेक्ट्रॉन 8 जाएगा। तो मेरे मित्र इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और आपने 2 भर दिया पहले कक्षा में, आपके पास कितना बचा, आप कहेंगे सर 10, तो इसमें से 8 लेकर के क्या कीजिए सर दूसरे कक्षा में रख दीजिए, और नियम था आप कहेंगे सर दूसरे कक्षा में जाना भी 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपके पास बचा कितना, आप कहेंगे गुरुजी 2 बचा, 12 था 10 आपने भर दिया तो 2 बचा आपके पास। अब सवाल यह है कि तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या 18 होती है, मेरे मित्र 18 होती है, तो 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेगा तब ना हम तीसरी कक्षा में भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे, जितना बचा हुआ उतना भर देंगे। आप कहेंगे सर इसका मतलब हम लोग तीसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, बिल्कुल। तो भाई मेरे मैग्नीशियम का कक्षा आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 8 2, कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 2 8 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम आपको बोलें कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कक्षा आधार पर निकालिए तो नहीं निकाल लीजिएगा। जैसे अगर हम आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करें, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे अगर हम आपको बोल दें कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप नहीं लिख लेंगे, आप कहेंगे सर आसानी से लिख लेंगे, एगो परमाणु बना लेंगे, बीच में नाभिक होगा और ये फिर ये कक्षा हो जाएगा और ये भी कक्षा हो जाएगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 जाएगा और तीसरा में कितना जाएगा, 3 जाएगा। अगर हम इसी तरीके से आपको आर्गन का बोले तो आप कहेंगे एटॉमिक नंबर सर 18 होता है, और अगर हम लोग इसके लिए परमाणु की संरचना तैयार करेंगे तो ये हमारा नाभिक, इसके चारों ओर एक कक्षा, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, सर तीसरा कक्षा। अब ध्यान से देखिएगा कि इसके पास चूंकि 18 इलेक्ट्रॉन है तो आप देख रहे हैं कि नियमतः इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरे कक्षा में 8, अब तीसरे में 18 जाना चाहिए, तो बच कितना रहा है, तो सर 10 भर दिया हमने 18 में से, तो 8 बच रहा है। तो लीजिए, आप सबों ने कई बार पढ़ा होगा कि एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कक्षा आधार पर वो 2 8 3 होता है, और आर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 8 8 होता है, इस तरीके से। और मेरे मित्र अगर आप सीख गए हैं तो आप थोड़ा सा अपने से कोशिश कीजिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कक्षा आधार पर क्या होगा। इसी तरीके से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, परमाणु संख्या होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। या फिर अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। बहरहाल आपसे जो यहां पे सवाल करा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण को सही प्रदर्शित करता है, आप कहेंगे 2 8 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु में नाभिक, परमाणु में द्रव्यमान।
बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अच्छा ये क्या था? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसका जो संबंध है वो किससे है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसका संबंध जो है वो आपका एटॉमिक मॉडल से, यानी कि परमाणविक मॉडल से। रदरफोर्ड साहब ने क्या करे थे? तो परमाणु की संरचना को समझने के लिए या समझाने के लिए एक मॉडल दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? आप सभी याद रखेंगे, एटॉमिक मॉडल या फिर परमाणविक मॉडल से संबंधित है। क्या करा था इसमें रदरफोर्ड साहब ने? तो रदरफोर्ड साहब ने इसमें करा था कि गोल्ड फॉइल लिया था सर, यानी कि एक पतला सा सोने का पत्थर लिया था, और फिर इस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल से क्या करा था सर? प्रहार करवाया था। तो प्रहार करवाने के दौरान इन्होंने क्या देखा कि कुछ किरणें जो है वो क्या होती है? तो सर सीधे निकल जाती है, कुछ किरणें जो है थोड़ा डेविएट होकर के जाती है, कुछ किरणें ऐसी है जो सर रिटर्न आ जाती है। और मेरे मित्र ये अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये पता लगाया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है, इसीलिए कुछ किरणें जो है वो क्या होती है? सीधे पार कर जाती है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो डबली चार्ज ऑफ हीलियम एटम्स है, तो कहीं ना कहीं ये भारी है। और मेरे मित्र ये भारी है तो जाहिर सी बात है कि ये इसको पेंट्रेट करना चाहिए हमेशा, हर एक स्थिति में। लेकिन कुछ एक स्थिति में इन्होंने क्या देखा कि जो कण है या जो रे है वो क्या हो रहे हैं सर? रिटर्न भी आ जा रहे हैं। तो इन्होंने ये पता लगाया कि यहां पे कुछ है, और ये जो कुछ है इसी का उन्होंने क्या नाम दिया था? सर नाभिक नाम दिया था। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो परमाणु का नाभिक है इसकी खोज किसने करा था? रदरफोर्ड साहब ने करा था। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया, आप कहेंगे गुरुजी जो खोज किया गया था वो परमाणु में नाभिक था। जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसकी खोज तो जे टॉमसन ने किया था। किसने करा था? जे टॉमसन ने करा था। अब मेरे मित्र यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आप सबों को रहता है क्या कि गुरुजी रदरफोर्ड जो है उन्होंने क्या प्रोटॉन की भी खोज करा था? बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया, तो कई जगह हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करा। लेकिन थोड़ा सा आस्ते कूल होकर के यहाँ पे सोचना होगा। जब आप एनसीईआरटी को पूरे पढ़ेंगे और उसके रेफरेंस में अदर बुक पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें वहां पे समझ में आएगी कि प्रोटॉन के बारे में जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया गया था वो केनाल रे से संबंधित था। किससे संबंधित था सर? केनाल रे से संबंधित था। और मेरे मित्र आपको यहां पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है वो एनोड रे से होती है, और प्रोटॉन के बारे में जो एनोड रे का कंसेप्ट है ये सबसे पहले गोल्डस्टीन ने दिया था। और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने करा? तो आप सभी याद रखना, गोल्डस्टीन ने करा था। किसने करा था? गोल्डस्टीन ने करा था। जब रदरफोर्ड साहब परमाणु की संरचना को समझा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने प्रोटॉन का भी एक्सप्लेनेशन करा था, इसीलिए कहीं कहीं पे आपको प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में रदरफोर्ड का भी नाम मिलता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, जो एनसीईआरटी का फैक्ट है वही ध्यान में रखना है कि रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर नाभिक की खोज करी थी, जबकि प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले गोल्डस्टीन ने बताया था। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? आप सभी याद रखेंगे एनोड रे से, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी उत्पत्ति आप कहेंगे कैथोड रे से हुई है। नेक्स्ट मेरे मित्र परमाणु द्रव्यमान की बात की जा रही है, इसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, और ध्यान में रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को क्या हम लोग और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? मेरे मित्र बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इस चीज को समझने के लिए अगर यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करें, माफ कीजिएगा ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया है ज्यादा, खैर खुलेगा तो खुल ही जाएगा, एक मिनट। ओ भाई थोड़ा सा, हाँ
अगर आप रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं तो इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो मैंने बोला कि अल्फा पार्टिकल से इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाया, तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसको रेडियो एक्टिव सोर्स बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, इस रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या होता है, तो सर यहां पे अल्फा पार्टिकल्स इमिटर, यानी कि यहीं से अल्फा पार्टिकल्स क्या होती है सर, तो उत्सर्जित होती है। अब इसके लिए इन्होंने क्या करा, तो रदरफोर्ड साहब ने एक पतला सा गोल्ड फॉइल ले लिया, ये जो आप गोल्ड फॉइल देख रहे हैं ये पतला सा गोल्ड फॉइल ले लिया और इस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाया। मेरे मित्र आप सभी बड़े ही सरलता से देख पा रहे होंगे कि इस गोल्ड फॉइल से बहुत सारी ऐसी किरणें हैं जो पास कर जा रही है, बहुत सारी ऐसी है जो पास कर जा रही है। आप सभी देख रहे होंगे कि ये सब किरणें पास कर गई, लेकिन कुछ किरणें यहां पे रिटर्न भी आ गई, कुछ किरणें यहां पे रिटर्न भी आ गई। तो इससे रदरफोर्ड साहब ने परमाणु के बारे में बताया कि अगर हम इसी चीज को, चूंकि परमाणु का आकार गोलीय होता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी किरणें क्या होगी, पास कर जाएगी, जबकि कुछ किरणें रिटर्न हो जाएगी, कुछ किरणें बहुत ज्यादा एंगल से विचलित होगी, कुछ किरणें जो है वो सीधे पास कर जाएगी। और मेरे मित्र आप सभी यहां पे देख रहे होंगे तो रदरफोर्ड साहब ने इसी चीज का चर्चा करा था, इसी चीज का जिक्र करा था, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि एकाध किरणें ऐसी होती है जो रिटर्न आ जाती है। तो रदरफोर्ड साहब का दिमाग ठनका और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ भारी चीज है, और इस भारी चीज का उन्होंने क्या नाम दिया था, तो सर इस भारी चीज का उन्होंने नाभिक नाम दिया था। और मेरे मित्र इसीलिए आप कहीं कहीं पे ये भी पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि हु वाज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, आपका आंसर होगा रदरफोर्ड। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को तो हम लोग समझ गए कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल से प्रहार करवाया, जिसमें क्या हुआ, कुछ किरणें बाहर चली गई, कुछ किरणें रिटर्न आ गई, कुछ किरणें एंगल से डेविएट हो गई। ये तो बहुत आसान था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड साहब ने अपने मॉडल में क्या बताया, या अपने मॉडल में किन किन गुणों का उन्होंने उल्लेख करा, तो मेरे मित्र इस चीज को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा इस चीज पे। क्या है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, न्यूक्लियर मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला लक्षण क्या था, पहला लक्षण था कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, और इसी चीज की बात आपके क्वेश्चन में की जा रही थी कि एज अ रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट वाज डिस्कवर्ड, आप कहेंगे न्यूक्लियस इन अ एटम। नेक्स्ट मेरे मित्र फिर इन्होंने बताया कि एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है वो एक्चुअली उस परमाणु का जो नाभिक का द्रव्यमान है वो है। और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो नाभिक का चारों ओर चक्कर लगाएगा वो क्या होगा, तो सर एक वृत्ताकार मार्ग होगा। और फिर उन्होंने तीसरे स्टेटमेंट में क्या बताया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। आप सभी ध्यान में रखना कि अगर ये हमारा कोई परमाणु है तो ये अगर इसका नाभिक है तो नाभिक का जो आकार होगा वो परमाणु के आकार का लगभग 10 टू द पावर 5 गुना छोटा होगा। तो ये तीन क्या थे, तो सर रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के सिम्टम्स के। आप इसको बस एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, मे भी अगर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन टकरा जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका सटीक जवाब दे पाएंगे। बहरहाल बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है। X31 15, फिर दूसरा है X16 31, और फिर है X15 और 16, और फिर है आपका X15 और 16। क्या होगा इसका आंसर। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज आ रहे होंगे कि गुरुजी इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको ये याद रखना होगा कि किसी भी परमाणु को अगर उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान के सहारे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे।
पहला चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई हमारा तत्व x है, अगर कोई तत्व हमारा क्या है, x है, तो इसका जो परमाणु संख्या होगा वो कहां पे लिखाएगा सर, नीचे में लिखाएगा। कहां पे लिखाएगा तो सर नीचे में लिखाएगा। और जो परमाणु द्रव्यमान होगा सर वो ऊपर में लिखाएगा। तो मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें कि सर परमाणु संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा परमाणु संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो परमाणु द्रव्यमान है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, a से। तो भाई मेरे हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि ये जो z है ये किसको बताएगा, आप कहेंगे कि सर जी ये परमाणु संख्या को बताएगा। अब ये चीज याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है, आप कहेंगे z से। और अगर बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर परमाणु द्रव्यमान को a से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरे मित्र ये जो आपका डिटर्मिनेशन है किसी भी परमाणु के परमाणु संख्या और द्रव्यमान के सहारे रिप्रेजेंट करने की, वो एनसीईआरटी का तरीका है। लेकिन इसके अदद भी हम लोग क्या करते हैं, यानी कि अन्य तरीके से भी क्या करते हैं सर, किसी तत्व के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, तो सर जो परमाणु संख्या होता है वो तो हमेशा नीचे लिखाएगा और परमाणु द्रव्यमान हमेशा ऊपर। तो हम लोग थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड करने के लिए क्या करते हैं, तो परमाणु संख्या को जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड लिख दिए नीचे में, तो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग राइट साइड ऊपर में लिख देते हैं। तो कहीं कहीं पे तत्वों का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के रूप में निरूपण इस तरीके से भी मिलता है। तो घबराना नहीं है, बतवा बराबर है। बेसिक कंसेप्ट यही है कि परमाणु संख्या नीचे लिखा जाएगा और परमाणु द्रव्यमान हमारा ऊपर लिखा जाएगा। जब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को नीचे ऊपर के क्रम में लिख रहे हैं तो बस एक चीज याद रखेंगे कि तत्व जब हम लोग लिखेंगे उसके सिंबल के बाईं ओर लिखेंगे, हमारा इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हमने समझ लिया, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। ये तो बड़ा सा एक मतलब आप आडंबर कर दिया है। अगर इसको पूछना ही था तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दे देता। मेरे मित्र इतना सीधा सीधा क्वेश्चन क्यों पूछता आपसे। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा, जो आपने ये पढ़ा है कि परमाणु संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को हम लोग a से। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है यानी कि z होता है, वो उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो सर परमाणु की संख्या जो होती है वो न सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होती है। तो सर ये फॉर्मूला है, आप सभी ध्यान में रखेंगे इसको, और इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपके इसी सेशन में देखने को मिल जाएगा। तो क्या कहिएगा आज से कि सर किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जैसे हम अगर आपको यहाँ पे बताएं कि जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 देख के ही आप समझ जाएंगे कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 12 है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी। अगर हम आपको बताएं कि कोई आपका परमाणु आर्गन है जिसकी एटॉमिक नंबर 18 है, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 18। अब हम बात करें नाइट्रोजन की, कहेंगे सर एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की संख्या 7 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जबकि जो द्रव्यमान संख्या होता है चला जी, जिसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके बराबर होता है, तो सर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर होता है। यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, तो सर उस परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सर जो अलग अलग परमाणु का अलग अलग हम लोग द्रव्यमान देखते हैं वो उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है उस पर डिपेंड करती है। बिल्कुल मेरे मित्र, और मेरे मित्र आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन की संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना, इसको हम लोग न्यूक्लियॉन की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन की संख्या कहते हैं। और कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू, और आपके ऑप्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन का योग, प्रोटॉन का योग, न्यूक्लियॉन की संख्या। क्या कहिएगा सर, न्यूक्लियॉन की संख्या। अब मेरे मित्र आ जाइए क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है कि एक तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। क्या कहिएगा सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, मतलब प्रोटॉन भी हमारा 15 होगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है। तो भाई मेरे, अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 कह रहे हो तो आप कहोगे सर प्रोटॉन की भी संख्या 15, तो परमाणु संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे सर 15,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम तत्व x लिखें तो x का परमाणु संख्या कितना, आप कहेंगे सर 15, काहे, तो कहा जा रहा है सर इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, आपने अभी जस्ट बताया जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे सर प्रोटॉन की संख्या अभी 15, तो 15 लिख दिए। अब ऊपर में क्या लिखा है, एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास, सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। भाई मेरे आपका प्रोटॉन 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है गुरुजी 16, तो 15 और 16 आप कहेंगे 31, ऊपर में क्या लिखा आएगा सर 31, तो सही निरूपण क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप कहेंगे x 15 31। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले ही ऑप्शन में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, रेडियोएक्टिविता का नियम, गुणित अनुपात का नियम। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हमें यह बता दो कि ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले डाल्टन बाबा ने क्या किए थे, तो एटम के मॉडल को समझाने का प्रयास किए थे। ध्यान में रखिएगा कि जो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था, उस समय परमाणु के लिए सबसे पहला मॉडल माना जाता है, और यही पूरा क्या है सर, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल। क्योंकि परमाणु का जो इतिहास है चला, वो मतलब आप कह सकते हो कि बहुत छोटा है, वो नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि जब वैज्ञानिक मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हुआ था, या वैज्ञानिकों के पास किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं था, तो उस दौर में बहुत ज्यादा लोग जो है वो अंधविश्वास पे बिलीव करते थे, या आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा लोग ऋषि मुनियों के बातों पे बिलीव करते थे। और मेरे मित्र आपको ये जान करके ताज्जुब होगी कि ये परमाणु शब्द जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा ऋषि मुनि ने ही करा था। पहले लोगों का ये मानना था कि इस दुनिया में जितने भी चीज हैं वो 5 तत्वों से मिलके बने हुए हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि हम लोगों का शरीर भी 5 तत्व से मिलके बना हुआ है, अग्नि जल वायु आकाश आपका फिर पृथ्वी। तो ये 5 तत्व से मिलने का जो कंसेप्ट था ये बहुत पुराना था। लेकिन जैसे जैसे मतलब आप कह सकते हो कि अध्यात्म भी आगे बढ़ा, साइंस भी आगे बढ़ा, तो भारतीय दार्शनिक जो कणाद थे, इन्होंने बताया कि जो आपका पदार्थ है वो एक सूक्ष्मतम कण परमाणु से बने हुए हैं। उन्होंने उस वक्त परमाणुस नाम दिया था, और फिर बाद में आगे चल करके इस बात की पुष्टि ग्रीक दार्शनिक ल्यूसिपस थे, उन्होंने भी करा था। और मेरे मित्र इस तरह के एक और दार्शनिक थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करा कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु है। लेकिन साइंटिफिक दृष्टिकोण से कोई साइंटिस्ट मतलब इस चीज को समझाने में असफल हो रहे थे। उस वक्त मतलब कोई और साइंटिस्ट इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे कि अगर आखिर तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है या किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है। तो उस वक्त आगे कौन आए थे, डाल्टन आए थे, और उन्होंने क्या करा था, तो सर परमाणु को उन्होंने ये समझाया कि जो किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है या कोई भी पदार्थ जो मिलकर बना हुआ है वो परमाणु है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इस आधार पे उन्होंने 3-4 अपना प्रॉपर्टीज भी बताया। क्या बताया, जरा सा गौर फरमाइएगा एनसीईआरटी के इस टॉपिक पे। क्या कहा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव मतलब सारा चीज, चाहे वो हमारा तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के सिद्धांत की अगर हम लोग विवेचना की बात करते हैं तो उन्होंने अपने पहले सिद्धांत में बताया कि सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बात सही है। अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि सर परमाणु जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और परमाणु केमिकल रिएक्शन में भाग लेकर के अणु बनाता है। तो पहला सिद्धांत ये था। दूसरा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। भाई मेरे ये बात तब तक कायम रहा जब तक कि साइंस पूरी तरह से डेवलप नहीं हो गया, या आप यूं मानो कि जब तक कि आप परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं कर लिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किए, जो डाल्टन साहब का ये सिद्धांत था वो पूरी तरह से गलत हो गया कि परमाणु को अविभाज्य नहीं किया जा सकता है, या मतलब आप कह सकते हो डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन परमाणु अब क्या हो रहे हैं सर, विभाजित हो रहे हैं। अब मेरे मित्र
तीसरा जो पोस्टुलेट था वो क्या था कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। और चौथा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजन करके यौगिक का निर्माण करते हैं। गुणित अनुपात का नियम यहीं से निकला सर। और किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये भी क्या था, तो सर डाल्टन के आप कह सकते हो एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट था। और ये दोनों बातें समस्थानिक और संभारिक के बारे में कही गई थी, जो कि समस्थानिक और संभारिक के खोज के बाद सर ये गलत हो गई। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर ये पूरा का पूरा क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। और आपको ये जान करके ताज्जुब होगी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से द्रव्यमान संरक्षण नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, और जो आपका सर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, और जो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जिसको हम लोग गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, इसकी पुष्टि हुई। या आप यूं कह लो कि सर इन तीनों नियम के सहारे डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी को क्या करा था सर, प्रूफ करने की कोशिश करा था। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत या स्थिर अनुपात का नियम या गुणित अनुपात का नियम है, इसी पे क्या आधारित है सर, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित है। और मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया, आप कहेंगे सर 3 गो नियम को सफलतापूर्वक समझाया, 1, 2 और 4, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करा था, तो ध्यान में रखेंगे हेनरी बैकुरेल ने करा था। किसने करा था, हेनरी बैकुरेल ने करा था। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, आप सभी ध्यान में रखना, लैवोजियर ने दिया। किसने दिया, लैवोजियर ने दिया। ठीक है, लैवोजियर ने दिया। और जो आपका गुणित अनुपात का नियम है, सॉरी स्थिर अनुपात का नियम, ये स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया। और जो गुणित अनुपात का नियम है, ये डाल्टन साहब ने दिए थे। किसने दिया था सर, डाल्टन साहब ने दिए थे। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही हैं। अभी जस्ट आप लोगों ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करा है, और यहां पे उसी जो टॉपिक आपने अभी पढ़ा है उसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही हैं। पहला है कि नाभिक को धनावेशित माना गया। मेरे मित्र आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने जस्ट अभी बताए हैं कि जो हमारा एटॉमिक मॉडल है उसमें जो हमारा नाभिक है वो क्या है, तो सर परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो बातें कही जा रही है सर, यहाँ पे जो बातें कही जा रही है कि नाभिक को धनावेशित माना, तो ये बात तो सही है। अब फिर यहां पे कहा जा रहा है कि प्रमाणित किया कि कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है। यह बात रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहीं नहीं कहा था। जबकि अगर हम लोग गौर से इस बात को डिस्कस करते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु की तुलना की जा रही है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर 2 द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, एक एब्सोल्यूट जिसको निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं, और एक होता है सापेक्ष द्रव्यमान। और सापेक्ष द्रव्यमान हम लोग हाइड्रोजन के अनुपात में लेते हैं। और हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का 1/1838वां भाग होता है। तो यहाँ पे 4 गुना कहा जा रहा है, तो ये तो गलत है, और इसकी चर्चा भी नहीं किया गया था। तो आप कहेंगे सर ये गलत हो गया। तीसरा है कि सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। मेरे मित्र बिल्कुल सही है, और ध्यान में रखेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोलर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। ये आपके लिए एक वीवीआई पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, बिल्कुल नहीं मेरे मित्र। क्या कहिएगा कि सर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो आप कहेंगे कि सर 1 और देख रहे हैं हम लोग, 1 और 3 सही है, और हमारे पहली ऑप्शन में है 1 और 3, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे थॉमसन मॉडल दिया हुआ है, आप नहीं इसको बताए। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उससे पहले थॉमसन, जिसका पूरा नाम जे थॉमसन था, उन्होंने क्या करा था, तो सर परमाणु के लिए अपना एक मॉडल दिया था, जिसमें बताया था कि परमाणु धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। और याद रखेंगे कि परमाणु के लिए सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, सर थॉमसन ने दिया था। और थॉमसन के द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसी को हम लोग थॉमसन मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है आपसे, पर यही सरल सा सवाल पूछा जा रहा है भाई मेरे।
अब आप इसको आसानी से मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने अभी जस्ट आपको दिया है। कहा जा रहा है कि एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। पहला है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, आप कहेंगे सर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से सही है। दूसरा कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, आप कहेंगे सर सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा पूरी तरह से ट्रू है। और तीसरा है कि परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो मेरे मित्र ये तीसरा ऑप्शन जो है आपका, ये यहां पे थोड़ा सा मिसमैच होना चाहिए था, अदरवाइज ये भी आपका सही है कि परमाणु द्रव्यमान और यहां पे द्रव्यमान संख्या की बात की जा रही है, तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या दोनों को एक ही मानते हैं। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन भी आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि परमाणु द्रव्यमान बोले या द्रव्यमान संख्या बोले बात एक ही होता है, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। हमारा क्या है सर, तो सर तीन स्टेटमेंट सही है। आप देखेंगे कि सर तीन स्टेटमेंट तो कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। अगर हम तीसरा को गलत मानते हैं तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे मित्र। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो आपका प्लस है ना, इसको हटा करके बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है, बराबर कर दे रहे हैं। तो अब हमारा सही आंसर मैच कर जाएगा। अब आप कहेंगे सर सही आंसर मैच करवाने के लिए आप एक ऑप्शन बढ़ा भी सकते थे, तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम यहां से प्लस साइन हटा लेंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, गलत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टाइपिंग फॉल्ट है यहां पे, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि इसको यहां पे बराबर का साइन देकर के इंडिकेट कर दे रहे हैं। तब आप क्या कहेंगे कि सर सही जो है, जो सही है वो क्या होगा, तो सर सही सिर्फ 1 और 2 होगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेरे मित्र अगर हमारे ऑप्शन में 3-3 करके रहता तब हम कहते सर 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा। परमाणु द्रव्यमान को और द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान बोले या द्रव्यमान संख्या बोले, दोनों बात बराबर है। और अगर यहां पे बराबर ना होकर के प्लस साइन रहेगा तो ये स्टेटमेंट भी सही रहेगा। तो हमने ऑप्शन को पकड़ने के लिए यहां पे बराबर साइन दे दिया, ताकि आप समझ जाओ कि जो आपका सही आंसर है वो क्या है। तो सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कि यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। दूसरा है कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया। और तीसरा है कि धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है। और चौथा है कि परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और आपको बताना है कि थॉमसन के बारे में इसमें से कौन सा सही है। आप कहेंगे गुरुजी इसके लिए तो हमको थॉमसन मॉडल समझना होगा। बिल्कुल मेरे मित्र, तो परेशान मत होइए, यहां पे आ जाइए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले थोड़ा सा हम लोग थॉमसन बाबा के बारे में बेसिक जानकारी रख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो यहां से आपको देखने को मिल सकता है, कहां पे, तो ध्यान दीजिएगा कि जे थॉमसन क्या थे, तो सर ये ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे। क्या थे सर, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री, यानी कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। इनका जन्म जो है वो 18 दिसंबर 1856 में हुआ था। और मेरे मित्र हम आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण मिला था। कब मिला था, 1906 में मिला था। तो जिस तरह आपको आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला, उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो थॉमसन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए। आप सभी याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में क्या मिला था, सर नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद आपको इससे और ज्यादा कुछ जानकारी हासिल नहीं करना है। इन्होंने क्या करा, तो सर इन्होंने सबसे पहला सर्वप्रथम परमाणविक मॉडल की अगर चर्चा की जाएगी, सर्वप्रथम परमाणविक मॉडल की अगर चर्चा की जाएगी, सर्वप्रथम परमाणविक मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो आप सभी ये याद रख लेना, थॉमसन के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने सर प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। पहला स्टेटमेंट इनका ये था। और दूसरा कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं।
यानी कि रदरफोर्ड साहब का थॉमसन मॉडल का जो एटम था उसमें यह बताया गया था थॉमसन साहब के द्वारा कि जो परमाणु होता है वो धनावेश का एक गोला है। मान लीजिए कि ये परमाणु है तो ये धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन जो है वो धंसे हुए रहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो सर इसको वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जिस तरह हम लोग तरबूज खाते हैं तो देखते हैं कि सर तरबूज का जो बीज होता है वो तरबूज के खाने वाले भाग में धंसा हुआ रहता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार जिस तरह तरबूज में पूरा तरबूज खाने वाला भाग होता है और उसके बीच में बीज धंसा हुआ रहता है, उसी तरीके से परमाणु जो है वो धन आवेश का पूरा गोला है, यानी कि ये धनावेशित गोला होता है। और इसमें जिस तरह तरबूज के बीज तरबूज के गुदा में धंसे हुए रहते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरे धनावेशित परमाणु में क्या होते हैं सर, धंसे हुए रहते हैं। और मेरे मित्र इनके मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इनके मॉडल को क्या कहा जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्यों, तो इन्होंने बताया कि जिस तरह क्रिसमस के केक में जो आपका ड्राई फ्रूट होता है, सूखा मेवा होता है, यानी कि किशमिश काजू ये सब धंसे हुए रहते हैं, उसी तरीके से किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे हुए रहते हैं। तो रदरफोर्ड साहब इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर रहे थे कि परमाणु धनावेशित का गोला है और इनका यह मानना था कि इसमें इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है। तो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया और इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं सर, उदासीन होते हैं। हाँ, ये चीज सबसे पहले थॉमसन के द्वारा बताया गया था। ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे सवाल ये करा जाए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बताया कि परमाणु उदासीन होते हैं, आप कहेंगे थॉमसन ने बताया था। तो आपको यहाँ पे 3 चीज मिल रहा है। पहला कि परमाणु धनावेशित गोला है, थॉमसन के द्वारा पता चला। उदासीन होते हैं, थॉमसन के द्वारा पता चला। लेकिन थॉमसन का मॉडल परमाणु के अस्थायित्व के बारे में चर्चा नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस तरह से संभव नहीं है। तो मेरे मित्र जो आपका सवाल पूछा जा रहा है वो थॉमसन मॉडल से संबंधित ही है। अब थॉमसन मॉडल का जानकारी आपके पास है, आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। क्या कहिएगा कि सर पहला स्टेटमेंट है कि यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, आप कहेंगे सर सही है। दूसरा है कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया, आप कहेंगे सर ये भी बात सही है। और धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है, ये बात भी उन्होंने सही बताया, तभी ना वो उदासीन बताया। क्या बताया सर, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। उनका ये परसेप्शन था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा उसकी संख्या बराबर होगी और जब संख्या बराबर है और उसमें आवेश चूंकि समान होता है तो वो उदासीन माना जाएगा। और यही चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है, क्या कि धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है। तो मेरे मित्र ये 3 स्टेटमेंट थॉमसन के बारे में क्या है, आपके देख रहे हैं कि सर सही है। और चौथा है कि परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात थॉमसन के द्वारा नहीं बताया गया था। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं, जबकि परमाणु के अस्थायित्व के बारे में चर्चा तो उन्होंने की ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे सर, सही स्टेटमेंट हमारा 1, 2 और 3 हो जाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, क्वेश्चन नंबर 8 कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित रहता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? क्या आपसे ये सवाल ना बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है। क्या कहोगे आप कहोगे कि गुरुजी रदरफोर्ड ने ये कभी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। इसकी चर्चा तो किसने करा था सर? रॉबर्ट मिल्टन साहब ने करा था। और वो जब हम लोग आवेश और आवेश के परिमाण की बात करते हैं तो सर इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति तो कैथोड रे से होती है, क्योंकि कैथोड रे जो होती है उसको हम लोग निगेटिव पार्टिकल्स के रूप में देखते हैं, इसीलिए कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेशित कण है। तो इसकी चर्चा सर रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में नहीं करा था। मतलब सर अगर हमको सही स्टेटमेंट ढूंढना है तो ये वाला तो हमारा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेशित केंद्रित रहता है, ये बात बिल्कुल ही सही है, रदरफोर्ड साहब ने ही बताया था, आप सबों ने अभी जस्ट पढ़ा भी है।
फिर नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं सर, ये बात भी रदरफोर्ड साहब ने नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड साहब जिस वक्त एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब कर रहे थे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही जानकारी थी। जब रदरफोर्ड साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया तब न्यूट्रॉन की खोज हुई थी जेम्स चैडविक के द्वारा, और जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तब जो आपका बोर साहब है उन्होंने अपना मतलब परमाणु के लिए एक अलग मॉडल दिया जिसको हम लोग बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये बात तो गलत है। आपका चौथा स्टेटमेंट है कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए आप सबों ने देखा था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे ऐसी किरणें थी जो क्या हो रही थी, तो सर पास कर जा रही थी। तो आप कहेंगे सर सही तो हमको 2 और 4 लग रहा है, बिल्कुल, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? मेरे मित्र आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। क्या कंसेप्ट है? तो आपको पहला चीज तो ये ध्यान में रखना होगा कि परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। हम यहाँ पे स्टार मार्क दे करके लिख दे रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए इसको कंठाग्र कर लीजिएगा कि परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युततः क्या होते हैं? आप सभी याद रखना, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एल्युमिनियम परमाणु की तो आप कहेंगे सर ये उदासीन होगा, मैग्नीशियम परमाणु की उदासीन होगा, नाइट्रोजन परमाणु की उदासीन होगा, ऑक्सीजन परमाणु की आप कहेंगे सर उदासीन होगा। मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर इन अ न्यूट्रल स्टेट। जितने भी तत्व होते हैं वे सब के सब न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। आप कहेंगे आयन कब फॉर्म करता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या करता है, तो सर आयन का निर्माण करता है। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके क्या करता है, आयन का निर्माण करता है। मेरे मित्र इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जब आप कोई भी चीज को अपने पास से हटाएंगे तो उस चीज की कमी हो जाएगी। तो अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो याद रखिएगा वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। और मेरे मित्र अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी, और याद रखेंगे कि जब वृद्धि होगी तो वो निगेटिव आयन बनाएगा। मतलब परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं, ये आयन तब बनाएंगे जब या तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। सवाल क्या है कि एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश है। मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि कोई तत्व है जिसके आयन पर 3 धन आवेश है। मान लीजिए कि ये तत्व आपका X है और हम X3+ लिख दे रहे हैं। 3 धन आयन है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कहा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? तो हमको तो पहले यह पता करना होगा कि आयन की परमाणु संख्या क्या है। अगर परमाणु संख्या पता चल गई तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है और आपने अभी जस्ट पढ़ाया है कि द्रव्यमान संख्या A जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या हमारा 27 है, द्रव्यमान संख्या 27 है और हमको प्रोटॉन की संख्या मालूम नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 14 दिया हुआ है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 13। तो हम कहेंगे सर जब प्रोटॉन की संख्या 13 हो गई तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? आप कहिएगा सर Z भी हमारा 13 हो जाएगा। अब मेरे मित्र हमने आपको क्या बताया कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो पॉजिटिव आयन बनाएगी और ग्रहण करेगी तो सर वो क्या करेगी? निगेटिव आयन बनाएगी। चूंकि यहाँ पे आपका 3+ है, मतलब ये किसको दर्शा रहा है? सर ये दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो मेरे मित्र जो आपका तत्व X है इसकी परमाणु संख्या 13 है और ये 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हटा दे रहा है। तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा? आप कहेंगे गुरुजी 10 बचा। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगर हम आपसे ये कह दें कि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है वो O2- आयन बनाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तब आप क्या कहिएगा? तो आप देख रहे हैं कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो आपका क्या होता है सर? पॉजिटिव आयन बनता है। अब यहाँ पे 2- है
तो क्या कहिएगा कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कितना, 2 गो। तो भाई मेरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, नियमता पता है कि जितना इसका परमाणु संख्या है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये आयन अगर बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो सर ऑक्सीजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, जबकि ऑक्सीजन के आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है क्या कि Mg2+ में आयन को पहचानिए जहां N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब आपको यहां पे चित्र 4.1 में Mg2+ आयन को पहचानना है। कैसे पहचानोगे मेरे मित्र? आप कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हम ये देखेंगे कि जो Mg2+ है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। मेरे मित्र अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। और अगर ये Mg2+ बना रहा है, Mg2+ बना रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर रहा है सर? लॉस कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो जो हमारा Mg2+ है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? आप कहिएगा सर 10। कितना? 10। तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होगा और दूसरा में सर 8 होगा। यही ना आप पढ़े हैं इस सेशन में? आप कहेंगे बिल्कुल। तो देख लीजिए ना, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे सर? मैग्नीशियम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को भी, तो चूंकि यहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दर्शाया गया है तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो आप कहिएगा सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 12 होगा और चूंकि 24 है इसका द्रव्यमान संख्या, तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, तो 12 12 24, n = 12 होगा। तो अब आप देखिए इसको 2 तरीके से चेक करके बना सकते हैं, ठीक है। अब ये मत भ्रमित हो जाना कि सर यहाँ पे भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 12 है और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर 12 है। तो अगर कोई हमारा ये मैग्नीशियम आयन होगा तो उसका द्रव्यमान संख्या नहीं बदलेगा, सिर्फ वो सर इलेक्ट्रॉन बदलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर हमको ये दोनों ऑप्शन पे तो ध्यान नहीं देना है, ये दोनों ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। अब हमको इस दोनों ऑप्शन पे बस छांट लेना है क्या कि सर किसके पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, पहले इसी को देख लेते हैं। क्या कहिएगा कि सर इसमें ये अगर पहला कक्षा है तो 2 गो इलेक्ट्रॉन यहां पे तो दर्शाया जा रहा है, लेकिन ये दूसरा भी है और तीसरा कक्षा भी है, जबकि ये नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर इसमें तो 2 ही कक्षा होंगे Mg2+ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है। तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए तो 2 कक्षा ही काफी है, जबकि ये 3 है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे बिना चेक कैले कैसे कह दिए? तो चेक कर लीजिए चला जी। इसके ये हो गया इसका नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 12 12 आप भी निकाले हैं। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहां पे, आप कहेंगे बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो मेरे मित्र इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है। आप लोग अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का कारण बन जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि एथिल एथोनोएट जो आपका यहाँ पे यौगिक दिया गया है, इसमें है एथिल एथोनोएट CH3COO C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो जाहिर सी बात है कि परमाणु संख्या समान होगी। और मेरे मित्र परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? पहला ऑप्शन है इनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया, नहीं। दूसरा है कि इनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु ने दो न्यूट्रॉन प्राप्त किए हैं, नहीं। तीसरा है दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है, ये बिल्कुल सही है। अब कहोगे सर कैसे? तो मेरे मित्र यहाँ पे थोड़ा सा समस्थानिक के बारे में आप लोग समझ लीजिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप। समस्थानिक परमाणु संख्या वैसे तत्व होते हैं, यानी कि वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। जैसे मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन 612 और कार्बन 614 की, तो इसका जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर 6 और 12 है, तो आप कहिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो है वो 12 होता है। तो हम ये कहेंगे कि सर न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 6 होगी।
अब यहां पे जो आपका ये कार्बन है इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 6, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो क्या कहिएगा कि सर इसका तो परमाणु द्रव्यमान 14 आप बता रहे हैं, और चूंकि इसका परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसलिए हम इसको समस्थानिक कह रहे हैं। तो आप क्या कहिएगा कि सर इसमें जो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या होगा वो क्या होगा, 8 हो जाएगा, तभी ना चला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14 होगा। तो क्या देख रहे हैं कि सर जो समस्थानिक है उसमें प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि एथिल एथेनोएट के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है, यही कारण है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं सदैव धातु, सदैव उपधातु, धातु या अधातु, सदैव अधातु। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र हम लोग ये याद करके रखते हैं कि जो धातु होते हैं सामान्यतः उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और हम लोग ये कयास भी लगा लेते हैं कि सामान्यतः धातु जो होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंसी होती है वो 1, 2, 3 होती है, क्योंकि ये लॉस करने की प्रवृत्ति रखती है तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है। और ये कंसेप्ट हम सबों के मन में मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक कह सकते हो कि बाउंड्री बनाए हुए रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप कहते हो कि सर धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातु के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए ये 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर देता है। तो आप इसके उलट ये भी तो कहते हो कि सर जो अधातु होते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 4, 5, 6, 7 होती है। तो भाई मेरे जब अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो सर 7 जिसके पास है इलेक्ट्रॉन उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी सर, 1 हो जाएगी। संयोजकता क्या होता है, संयोजकता होता है किसी भी परमाणु के द्वारा अष्टक को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाए या ग्रहण किया जाए वो संयोजकता होगा, और किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप क्या कहिएगा कि सर धातु हो या अधातु हो दोनों का संयोजकता क्या होगा, 1 होगा। और ऐसे भी अगर नहीं याद आ रहा नहीं माइंड में सेट हो रहा है तो आप इतना याद रख लीजिए कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 के जो हेलो ग्रुप के तत्व हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, जो हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है अधातु, और इसकी वैलेंसी सर जी 1 होती है। तो सही आंसर आप कहेंगे धातु या अधातु की संयोजकता कितनी होती है सर, 1 होती है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला क्या कहिएगा सर, अभी आपने लिखाया है जे थॉमसन। अब एन बोर ये अंतिम मॉडल दिया था जिसको हम लोग नील बोर के नाम से जानते हैं। ई गोल्डस्टीन सर प्रोटॉन की खोज करा, और रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज करा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा जा रहा है कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी, बताइए ना सॉल्व होगा। 3 प्रोटॉन कहा जा रहा है, चला 3 प्रोटॉन, तो आप कहिएगा सर परमाणु संख्या कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। अच्छा आप बताइए कि 3 परमाणु संख्या वाला तत्व तो कौन है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2 होता है, लिथियम 3 होता है, ऐसे ही सबको याद है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, धातु है ना लिथियम, आप कहिएगा बिल्कुल। तो क्या करेगा सर जी, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, लॉस करेगा संयोजकता सर 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, ना आंख मूंद के बना दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए सर, ये क्वेश्चन आप सबों के लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 16 कि चित्र 4.2 में कौन सा परमाणु के बारे में मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है। मेरे मित्र परमाणु के बारे में मॉडल का सही प्रदर्शन आप तभी समझेंगे जब आपको यह मालूम होगा कि किसी परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। आप कहेंगे अच्छे से मालूम है 2n² हो सकती है, तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि पहले कक्षा में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये तो सही है। अब दूसरे कक्षा में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, मेरे मित्र 5 है, तो ये 2 और 5 7, आप कहेंगे सर ये नाइट्रोजन का परमाणु है।
तो ये सही है। आपको क्या चूज करना है कि कौन सा सही प्रदर्शन नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए ये सर पहले कक्षा में ही 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहियो होगा, पहला कक्षा में तो 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा, एक में 4 गो भर दिया गया है, क्या कहिएगा सर जी तो गलत हो गया। अब देख लीजिए तेसर का सर, अब इसमें कहिएगा कि सर ये यहाँ पे पहला कक्षा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी सही है सर। फ्लोरीन का होगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 2 और 7 फ्लोरीन का होगा। अब यहां आइए, यहां पे पहला कक्षा में तो ठीक है 2 गो है, अब दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत है, या तो 8 रहेगा या 8 से कम रहेगा। किसी भी कक्षा में या तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा या अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या से कम रहेगा, ज्यादा न रहेगा। क्या कहिएगा सर 2 और 4 गलत है, किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है, मतलब हमेशा सही है। ऑप्शन है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल हमेशा सही रहेगा सर, क्योंकि जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट एज Z = P = E। अब है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, आप कहेंगे नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या गड़बड़ाते रहता है। तीसरा है कि एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, नहीं होगा सर। चौथा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, नहीं। सही आंसर हमेशा सही कौन होगा, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होगा सर, बराबर होगा किसी भी परमाणु में। क्यों, क्योंकि सर परमाणु प्रोटॉन की संख्या के बराबर है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। लास्ट क्वेश्चन मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा, निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। तो चला जी याद रखिएगा कि सबसे पहले मॉडल थॉमसन ने दिया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड साहब आए, और जब रदरफोर्ड साहब का मॉडल फेल हो गया तब कौन आए, बोर साहब आए। तो मेरे मित्र जो आपका सही क्रम होगा वो 2 होगा, और फिर क्या होगा सर जी 1, और फिर क्या होगा 3। तो भाई मेरे आप देख लो 2 1 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपके जो क्लास 9th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था वो इसी क्वेश्चन के साथ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको इस चैप्टर का बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होगी जिसका रिवाइज हो गया होगा, और अब अगर आपको इसके इर्द गिर्द से भी सवाल पूछा जाए मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।